फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। तो इसका एपिसोड 4 है ये। इससे पहले 3 एपिसोड इसके अपलोड हो चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम हिराकू है, जो अपनी पिछली लाइफ में एक डिसीज़ की वजह से मर गया था और ये गलती गॉड की होती है। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए गॉड हिराकू को एक न्यू लाइफ देते हैं किसी दूसरे वर्ल्ड में, और साथ ही साथ एज एन अपॉलजी उसको एक टूल भी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हिराकू की रिक्वेस्ट थी कि उसे एक फार्मिंग लाइफ जीनी है, तो गॉड उसे एक दूसरी जगह भेजते हैं विद अ टूल जो हर तरह के फार्मिंग टूल्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी वो टूल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये बात हिराकू नहीं जानता। वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। माइटी टूल की हेल्प से हिराकू इस नए वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और साथ ही साथ बहुत सारी फीमेल्स को अपने साथ रहने के लिए एग्री भी करवा लेता है। उसके बाद वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी अपना पेट बना लेता है। इसके बाद एपिसोड 4 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं हिराकू अपने दिन की शुरुआत करने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ज़ेबुटान आती है और वो उसको दिखाती है कि उसने एक बी को पकड़ा है जो कि दिखने में बहुत ही बड़ी होती है। उसके बाद हिराकू उससे पूछता है कि तुम इसका क्या करने वाले हो। ज़ेबुटान वैसे तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन एज अ साइन लैंग्वेज में वो बात करती है। हिराकू पूछता है क्या तुम इसे खाने वाले हो। ज़ेबुटान कहती है नहीं। फिर हिराकू पूछता है तो क्या तुम इसे पेट बनाना चाहते हो। ज़ेबुटान कहती है हाँ। लेकिन हिराकू पूछता है कि ये डेंजरस नहीं होगा अगर हम इसको यहाँ पे खुला छोड़ देंगे। ज़ेबुटान कहती है नहीं, ये फाइट बैक नहीं करेगी तो सेफ है। तो हिराकू उसकी बात मान लेता है। उसके बाद वो उस बी के लिए एक रूम बनाता है जहाँ पे वो अपना नेस्ट अच्छे से बना सके। उसके बाद वो बताता है कि वो क्वीन भी है इसलिए वो इतनी बड़ी है, बाकी जो वर्कर भी है वो बहुत छोटी छोटी हैं। कुछ ही दिनों में वो बी मिलके वहाँ पे बहुत अच्छा सा नेस्ट बना लेती हैं और हिराकू उनसे शहद निकालने की सोचता है। इसके बाद हिराकू अपने एक नए काम पे लगता है। वो एक तरह का वाटर रिजर्व बनाना चाहता है। वहाँ पे रियो भी आ रखी होती है और वो उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तो हिराकू पूछता है मैं वाटर रिजर्व बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जंगल के बीचों बीच जो रिवर है वहाँ से मैं पानी यहाँ पे लाके जमा कर लूँ। वो एल्फ कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें वाटर की शॉर्टेज नहीं होगी और बहुत से काम आसान हो जाएंगे। लेकिन तुम कहाँ तक पहुँचे हो अपने आइडिया को लेके। हिराकू कहता है अभी तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं है और ये भी नहीं सोचा कि मैं बनाऊंगा किससे। तो वो एल्फ उसकी मदद करने का सोचती है। वो पूछती है तो कुछ तुमने कुछ सोचा है कि हम किस चीज़ से बनाएंगे ये वाटरवेज। हिराकू कहता है वैसे तो स्टोन से बनने चाहिए, लेकिन इस जंगल में स्टोन तो है नहीं। तो एल्फ सजेस्ट करती है कि हम वुड से बना सकते हैं। लेकिन फिर वो दोनों देखते हैं कि अगर बहुत लंबा वाटरवेज होगा तो वुड्स में लीकेज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद हिराकू एक आइडिया लगाता है। उसने जो सैंड निकाली थी एक साइड में वो गड्ढा करते वक्त, मतलब जहाँ पे वाटर रिजर्व बना रहा है उसका जो सैंड निकला हुआ है सेपरेट सा, वो उस सैंड से एक सांचा सा बनाता है जिसका वो यूज़ वो वाटरवेज में कर सकते हैं। इसके बाद क्या था, इसके बाद वो सारे एल्फ को लेकर वाटरवेज बनाने में लग जाता है और एल्फ की मदद से वो वाटरवेज बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। इसके बाद हिराकू नोटिस करता है कि रिवर के स्टार्टिंग पॉइंट पे जो उन्होंने एक तरह का बैरिकेड या फिर कहते तो स्टॉपर लगाया हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी फिश भी आ गई थी। ये देखिए हिराकू खुश होता है कि यहाँ के रैबिट्स जो इतने बड़े और विशालकाय हैं उसके मुकाबले यहाँ की जो फिश हैं वो बहुत छोटी हैं। वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही रहा होता है कि बहुत बड़ी सी फिश उसके ऊपर अटैक करने आती है और वो जल्दी से माइटी टूल को समन करता है और माइटी टूल उस फिश के 2-3 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो उन सारी फिश को लेके पकाने के लिए जाता है। टिया और रू बात कर ही रहे होते हैं कि ये फिश तो फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाटर से है और बहुत बड़ी भी है, क्या इनको खाना ठीक रहेगा। वो दोनों अपनी बात कंप्लीट ही कर पाते हैं कि हिराकू उन फिश को फ्राई कर देता है अच्छे से और वो उनको खाने के लिए देता है। लेकिन वो दोनों खाने से बहुत डर रही होती हैं और बाकी सारी एल्फ्स भी एक जगह पे छुपी हुई होती है। लेकिन हिराकू जब उनको डरा हुआ देखता है तो सबसे पहले खुद ही खा के दिखाता है कि ये सब सेफ है। वो खाता है और उसे अपने पास्ट लाइफ की सैल्मन फिश को याद आती है और उसे बहुत अच्छी लग रही होती है फिश। ये देख के उन सबके मुंह में पानी आता है और हिराकू उनको भी ऑफर करता है। किसी तरह वो सब उस फिश को टेस्ट करते हैं और उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो सब और भी फिश पकड़ के लाते हैं और उनको रिजर्व कर देते हैं सॉल्ट के साथ, ताकि वो इन फ्यूचर खा सके। नेक्स्ट डे हिराकू देखता है कि वो राइस के बारे में सोच ही रहा होता है। अचानक से राइस प्लांट वहाँ पे उग जाते हैं। ये देख के वो सोचता है
कि यहाँ की सॉइल शायद बहुत अच्छी है, मैं शायद एल्फ की मदद से यहाँ पे एक राइस पैडी बना सकता हूँ। नेक्स्ट डे वो सारी एल्फ को बुलाता है और वो कहता है हम अब एक राइस पैडी बनाएंगे। एल्फ को कोई आइडिया नहीं था कि राइस पैडी क्या होता है। हिराको उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो एक फील्ड को खोदता है और वहाँ पे बहुत सारा पानी वाटर रिजर्व में से ला देता है। इसके बाद वहाँ की पूरी मिट्टी दलदली बन जाती है। ये सब देख के एक एल्फ अंदाज़ा लगाती है कि हम यहाँ पे फिश रखने वाले हैं। हिराको कहता है हाँ ये लगता तो वैसे ही है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे राइस उगाएंगे। थोड़ी देर बाद जब मिट्टी अच्छे से दलदली हो जाती है क्या हिराको कहता है तो आप सब तैयार हो, अब तुम सबकी मदद की जरूरत है। वो सीडलिंग्स लाता है, उनको ऐसे लगाना है, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। लेकिन एल्फ को थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि मिट्टी पूरी दलदली होती है। कुछ ही देर में वो सब एक सिंक में आ जाते हैं और हिराको की अच्छे से मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो सारे सीडलिंग्स पूरे फील्ड में बिछा देते हैं। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे बहुत अच्छी सी फसल तैयार हो जाती है। ये देख के हिराको भी बहुत खुश होता है और बाकी सारे एल्फ भी। अब हिराको उनको हार्वेस्टिंग के बारे में समझाने जाता है कि इनको कैसे काटे। जैसे ही वो बताता है सारी एल्फ जल्दी से हार्वेस्टिंग कर देती है। ये देख के हिराको चौंक जाता है कि ये तो कुछ ज़्यादा जल्दी खत्म हो गया बे। क्या हिराको उन्हें एक ऐसी पोजीशन में रखता है ताकि वो सब सूख जाएं। एल्फ पूछती है कि हम ये कर क्या रहे हैं। हिराको कहता है हम इनमें से मॉइस्चर निकाल रहे हैं ताकि ये गुड टू गो हो जाए। इसके बाद उस सारी क्रॉप को जब उनका मॉइस्चर निकल जाता है उनको अपने घर में लाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं अब इनको कैसे बताऊँ। फिर वो माइटी टूल को समन करता है और उससे थ्रेशर बनाता है। वो कहता है मैंने जो म्यूजियम में एक थ्रेशर देखा था ये शायद उसी तरह है। उसके बाद उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि प्लांट में से राइस है वो कैसे अलग करना है। ये देख के सब थोड़ा खुश होते हैं। हिराको कहता है मैंने तो जैसा खास करा तो नहीं है, लेकिन चलो अच्छी बात है, एप्रिसिएशन मिल गई है। इसके बाद वो उनको छानना भी सिखाता है कि कैसे जो लीव्स या प्लांट के रह गए होते हैं उसके अंदर उनको कैसे अलग करा जाए। वो राइस को पैडल करता है ताकि वो राइस को पॉलिश कर सके। इन सारे स्टेप्स को देख के रू और टिया दोनों बहुत बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं और अगर हम ये सब ना करें तो हम इसको नहीं खा पाएंगे। हिराको कहता है बिल्कुल एग्जैक्टली। इसके बाद हम देखते हैं हिराको की इतनी सारी मेहनत के बाद राइस फाइनली निकल जाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो अनकुक्ड होते हैं। लेकिन रू पूछती है फिर भी क्या हम खा सकते हैं इसको। हिराको कहता है नहीं अभी नहीं। ये देख के वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। इसके बाद हिराको बाहर आता है और उसको एक स्टीम बॉक्स के अंदर रख के वो सोचता है कि मैं इसको पकाना अच्छे जानता नहीं, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो मुझे याद हैं। वो उनको स्टेप्स बताता है तो रू और टिया को लगता है कि ये किसी तरह के स्पेल्स है, तो वो उसको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। हिराको रू को बोलता है कि मेरे लिए एक मीडियम टाइप फायर जला दोगे क्या। रू ऐसा ही करती है। हिराको की आंखों में हम खुशी देख पाते हैं कि तेरी मेहनत के बाद चावल आके घर पक गए। चावल के लिए कितनी मेहनत। इसके बाद टिया और रू किससे पूछते हैं क्या हम इसे खा सकते हैं। हिराको कहता है नहीं। ये सुन के रू को गुस्सा आ जाता है कि कितने स्टेप्स के आगे गुजरना पड़ेगा। हिराको कहता है अगर तुम्हें चावल खाना ही है तो चावल बॉल बना के खाओ। उसके बाद वो बहुत सारे चावल के गोले बनाता है जिसके अंदर वो फिश के टुकड़े भी डाल देता है एज अ सरप्राइज। उसके बाद वो टिया और रू को एक ही बॉल देता है कि वो टेस्ट करें। टिया डर रही होती है इसलिए वो रू को कहती है पहले तुम खाओ। रू खाती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो टिया को भी कहती है खाने को। टिया भी खाती है, उसको भी अच्छा लगता है। उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि चावल के बीचों बीच वो फिश भी है जो उन्होंने लास्ट टाइम पकड़ी थी। ये देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। एल्फ भी जब खाती है उस चावल के बॉल को तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये फल तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिराको उन सबकी अप्रिशिएशन लेता है और इसके बाद जैसे ही वो खाना खाने के लिए जाता है वो देखता है सारे राइस बॉल गायब हो जाते हैं, क्योंकि बची हुई जो एल्फ होती है वो सारी उठा के खाने लग जाती हैं। पहले डर रही थी अब खाने लग गई। ये देख के हिराको थोड़ा सा नाखुश सा होता है, लेकिन उनके मुंह पे खुशी देख के उसको भी खुशी होती है। अगले दिन वो फिर से मेहनत पे लग जाते हैं और दोबारा से राइस की क्रॉप्स उगाने में लगते हैं। हिराको नोटिस करता है कि ये एल्फ जो हैं टिया रू सबके सब मैजिक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्लीन रख पाते हैं। और वहीं पे मुझे पूरी अच्छी तरह से बात लेना पड़ता है, अपने कपड़ों को साफ करना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है। इसके लिए वो सोचता है क्यों ना मैं एक बात बनाऊं और मैं इन सबकी हेल्प भी ले पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं एक बहुत अच्छा बात बना पाऊँ, मतलब बाथरूम। जैसे ही हिराको उनको प्लान समझाता है, आया कहती है
क्या हम अपने आप को सिर्फ रिवर में जाके नहीं नहा सकते? हिराको कहता है ठंड में हम सब जम भी तो जाएंगे। तो वो उनके सामने रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे साथ बात बनवाने में मेरी हेल्प करो। इसके बाद वो सब एग्री हो जाते हैं और हिराको के प्लान के हिसाब से चलते हैं और एक बहुत बढ़िया सा बाथरूम तैयार कर देते हैं जहाँ पे हॉट वाटर आ सके और वहाँ पे हम रिलैक्स कर सकें। हिराको देखता है कि अब अच्छे से बात तैयार हो गया है, तो वो उन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि किस तरह चेंजिंग रूम में जाए, किस तरह अपने आप को वॉश करे पहले, और उसके बाद बाथटब में जाके बैठे गर्म पानी में। ये सब सुन के वो सारी हेल्प थोड़ी देर जाती हैं। उनमें से रियो बोलती है बहुत अच्छा होगा अगर तुम हमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। हिराको चौंक जाता है और कहता है तुम चाहते हो कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तुम्हें? इसके बाद वो किसी तरह अपने कपड़े उतारता है और उन सबको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि कैसे कैसे स्टेप्स के बाद हमें बाथ में आके बैठना है। वो जैसे ही बैठता है उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स सा फील होता है और वो आराम से लेट जाता है। और उसके बाद वो सोचता है कि जब मैं अपनी पिछली लाइफ में हॉस्पिटल में एडमिट था तो मुझे बात लेने से बिल्कुल मना था, लेकिन इस लाइफ में मैं बात कर सकता हूँ। वो जैसे ही जूम आउट होता है वो देखता है सारी हेल्प उसके सामने ये कपड़े उतार के उस बात में आने लग जाती हैं। वो कहता है मुझे शायद चले जाना चाहिए। वो कहती है क्यों, क्या हो गया, हम एक साथ बात नहीं कर सकते? वो कहता है लेकिन ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग भी है और क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं स्पीचलेस हूँ। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि क्यों ना एक मेंस बाथरूम बनाया जाए, लेकिन टिया रिजेक्ट कर देती है आइडिया। वो कहती है क्यों, तुम्हारे लिए एक अलग सेपरेट बात बना, ये तो बहुत गलत बात है। बातों के बीच में हिराको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पाता। अगले दिन हम देखते हैं कि कुरो और एल्फ कुछ नई एल्फ को लेकर आए होते हैं और वो भी यहाँ सेटल होने का सोचते हैं। हिराको पहले तो उनका नाम पूछता है तो उन सबका नाम लासा ला ऐसे करके होता है। हिराको गैस करता है कि उन सबकी फैमिली का नाम भी ला होगा, इसलिए उन सबका नाम भी ला कॉमन है। उसके बाद वो उन सबको वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। रियो जो होती है वो सजेस्ट करती है कि क्यों ना एक की बार हम हिराको के घर को अच्छे से बना दे, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा सा है। और जो नई हेल्प होती हैं वो भी इस बात को मान लेती हैं। बातों के बीच में हम देख पाते हैं कि कुरो जो सबसे पहला पेट था हिराको का, वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है। वो कहता है मेरा नाम कुरो है। अपने मास्टर से मिलने से पहले, मास्टर मतलब यहाँ पे हिराको है, अपने मास्टर से मिलने से पहले मेरा कोई नाम नहीं था और मैं बहुत ही ताकतवर था। मैं आज तक किसी से नहीं हारा था। उसके बाद मैं एक फीमेल से मिला जिसके आगे मैं जीत नहीं पाया और मैं हार गया। इसके बाद हम दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ टाइम बाद जो फीमेल पार्टनर थी उसकी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देख के मेल पार्टनर जो होता है, मतलब जो कुरो होता है, वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और जहाँ तक उसने अपनी ज़िंदगी में देखा था कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो एक पैक में रहने लग जाते हैं, मतलब बहुत सारी मेल फीमेल्स के बीच में बच्चों को रखा जाता है ताकि वो सेफ रह सके। बातों के बीच में ही वो मेल और फीमेल एक दिन एक बेयर से मिलते हैं जो उनको बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन कुरो बताता है कि शायद लक था कि उनकी किस्मत, वो बेयर उनको खाता नहीं है और वैसे छोड़ के चला जाता है। लेकिन अब वो दोनों बहुत कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी इंजरीज के साथ साथ वो अपना खाना भी नहीं पकड़ पाते, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बाद वो जंगल के बीचों बीच आते हैं जहाँ पे वो हिराको को नोटिस करते हैं। कुरो बताता है कि मैंने आज तक जब भी ह्यूमंस को देखा है वो आज तक कभी भी एक जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रहे हैं और उसके बाद भी वो छुपना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पे जंगल के बीचों बीच ये जो बंदा है ये आराम से घूम रहा है यहाँ पे। ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है। तभी हिराको उनको नोटिस करता है और उनको अपने पास बुलाता है। कुरो और उसकी फीमेल पार्टनर हिराको के पास आती है। तब हिराको उनकी कंडीशन को देख के अपना जो खाना होता है उनके साथ शेयर करता है। खा के वो दोनों बताते हैं कि ये एक बहुत ही विशालकाय जानवर का मांस है। कहता है मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि इसने वो हंट कर लिया। तब कुरो नोटिस करता है कि ये तो वीक है, लेकिन जिसके पास ये टूल है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे सरवाइव कर पाया है अभी तक। उसके बाद कुछ टाइम में ही फीमेल बच्चों को जन्म देती है और इसके बाद फीमेल और कुरो दोनों सोचते हैं कि हम इस बंदे से फाइट नहीं करेंगे और हम इसे अपना मास्टर बनाएंगे और अब पूरी लाइफ इसको सर्व करेंगे। कुछ ही टाइम में उसके बच्चे बड़े जाते हैं और भी यहीं पे रहने लगते हैं। हिराको उनके लिए घर भी बना के देता है। कुरो बताता है कि जो उसका मास्टर है वो अपने आप ही बहुत सारे पैक का लीडर बन गया है और ये सब देख के वो गैस कर लेता है कि ये कोई वीकलिंग नहीं है। कुरो कहता है कि बस मुझे एक ही बात की चिंता है कि मेरा मास्टर ये नहीं जानता कि हम एक बहुत डरावने मॉन्स्टर हैं जिनका नाम है इन्फर्नो वुल्फ। लेकिन मुझे क्या,
इसके बाद वो हिराको की